अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाजिया नैयर आपकी खिदमत में हाजिर है। फोर कॉर्नर्स विद तारड़ में साजिद तारड़ साहब इस वक्त वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, क्या वालेकुम नई सलाम। चीजें थैंक यू हैं, शाजिद। क्या हो रही हैं, दुनिया की क्या सूरत हाल है? देखें, इस वक्त तो अगर देखा जाए तो अभी हम अफगानिस्तान से नहीं निकले। अभी अमेरिका के अंदर कई पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, नई खबरें चल रही हैं, लेकिन दे आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन। हर दुनिया, हर शहर का, हर मुल्क का अपने अपने मसाइल हैं, लेकिन ये कि वाकई पाकिस्तान की तरफ से कोई अभी तक तो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। अच्छा लेकिन ये सर, कि शुरू करूंगी अपने प्रोग्राम को। अमरीकी नायब वजीर खारजा का जो दौरा हुआ है यहाँ पर, जो पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने भारत का भी दौरा किया। और मैं जानना चाहूंगी कि भारतीय दौरे के दौरान उन्होंने तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी अदम एतमाद का खदशा जाहिर किया, अपना भरपूर इजहार किया वहां पे भारत में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी, और यहाँ पर आकर भी जो तवक्कुआत थी पाकिस्तान की जानिब से, आप क्या समझते हैं, क्या वो तवक्कुआत पूरी हो सकेंगी? सर्द मोहरी जो दोनों ममालिक के दरमियान में काफी अरसे से चल रही है, इसका क्या नतीजा निकलने वाला है? मैं इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि टोनी बिल्किन कौन है और वेंडी शर्मन कौन है। टोनी बिल्किन जी। जो है वो भी एक जूइश फैमिली से बिलोंग करते हैं, जूइश हैं। और उनके जो मटरनल उनकी वालदा थी वो हंगरी से माइग्रेट होकर आए थे। और उनके जो दूसरे स्टेप फादर थे वो हॉलीकास्ट के सर्वाइवर थे। और ओके। वो एक प्रोफेसर हैं, वो कोई डिप्लोमेट नहीं है। और ये टोनी बिल्किन वही हैं जिन्होंने अमेरिका और ईरान का सौदा कराया था। ओबामा साहब के ये बड़े चहेते थे उस दौर में और उनके एडवाइजर थे, और आज भी ये ओबामा साहब से ही अपनी गाइडलाइन लेते हैं। ये एक तो टोनी बिल्किन, उनके नीचे हैं वेंडी शर्मन। वेंडी शर्मन हम्म। जिस शहर में मैं बैठा हूं बाल्टीमोर मैरीलैंड से हैं, और ये भी यहूदी हैं, और ये भी प्रोफेसर हैं, डिप्लोमेट नहीं है। तो इस वक्त जो एकेडमिया है, लिबरल माइंडसेट है, वो आगे हर चीज वो ड्रा कर रहे हैं। और ये भी गाइडलाइन टोनी बिल्किन से लेती हैं क्योंकि इनका बॉस है, और उनका बॉस गाइडलाइन लेता है ओबामा से। और ओबामा के दौर में जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इस वक्त वही फॉरेन पॉलिसी चल रही है। वो फॉरेन हम्म। पॉलिसी क्या थी? सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक पाकिस्तान में ओबामा पीरियड में हुए, और इंडिया को उन्होंने सबसे पहले एक पार्टनर तस्लीम किया ओबामा पीरियड में। हम्म। उसके बाद हालात चेंज होते नजर आए। पाकिस्तान बिल्कुल टिल्ट करके चाइना की साइड पे चला गया, और अब चाइना जो है वो पीछे हट चुका है अफगानिस्तान से भी, और पाकिस्तान से भी वो खुश नहीं है सी पैक पे। क्योंकि जिस बिल्कुल। तरीके से वहां यहां पे चाइनीज के ऊपर धमाके किए गए टेररिज्म में, और मुझे पता चला पिछले दिनों 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेसिडेंट शी के साथ बात हुई हो, तो वहां से भी दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। और उसी वजह से आपको ज्यादा हिलजुल नजर आ रही है कि पाकिस्तान फिर दोबारा अमेरिका के पीछे दौड़ में फिर वो आ गया जी, वो हमें कुछ करें, हमारे साथ कुछ करें। अब हम्म। साइड लाइन पे मीटिंग हुई थी कुरैशी साहब की टोनी बिल्किन के, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। वो कोई खास मीटिंग नहीं होती, बस गुजरते हुए थोड़ा सलाम दुआ इसी तरह की थी, कोई ज्यादा डिटेल मीटिंग नहीं थी। उसके बाद और मैं यहां बताना चाहूंगा कि दरपर्दा हो क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त जी। अमेरिकन जो है वो सोच रहे हैं कि हमने वहां पे अपने ड्रोन और एयर सपोर्ट हमें चाहिए, और वो कहां से ली जाए। इंडिया से अगर ड्रोन उड़ाते हैं तो उनका काफी फ्यूल अफगानिस्तान के ऊपर पहुंचने तक जाया हो चुका होता है। दूसरी जो स्टेट्स हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, वहां वहां से भी वो एक चीज को देख रहे हैं कि वहां से किस तरीके से ड्रोन उड़ाए जाएं, किस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर हमने अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। और जी। उसके बाद वो पाकिस्तान से भी एयर सपोर्ट जो है उनके बार बार यहाँ पे टोनी बिल्किन साहब ने यहाँ भी ये बात की थी। और वेंडी शर्मन इस दफा भी जो आई हैं, तो वो पाकिस्तान आने का उनका मकसद यही था कि उसके बारे में बात की जाए कि हमने बात की ड्रोन जाए। आपके ऊपर से किस तरह आपसे उड़ाकर, आपके ऊपर से उड़ा के एयर से हमारे त्यारे या ड्रोन किस तरह उड़ के अफगानिस्तान जाएंगे। हम्म। अब वेंडी शर्मन ने, मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए हुआ कि मैं जब इस दफा वो दौरे पे निकली तो उनका ये पहला स्टॉप नहीं था। वो पहले जनेवा गई, जनेवा के बाद इंडिया गई, या इंडिया के बाद पाकिस्तान आई।
और जिस तरह की जी, स्टेटमेंटें बिल्कुल। उन्होंने इंडिया में जो उन्होंने स्टेटमेंटें दी हैं वो तो एक इट वाज शॉकिंग। वो शॉकिंग इस लिहाज से था कि एक तो उन्होंने कहा जी कि हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप एट ऑल, हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है। और दूसरा उन्होंने मुंबई में बैठ के जो आने से पहले एक स्टेटमेंट दी कि मैं सिर्फ स्पेसिफिक और बिल्कुल नैरो किस्म के क्वेश्चन लेके इस्लामाबाद जा रही हूं। वी डोंट सी पाकिस्तान बियॉन्ड अफगानिस्तान, कि हम सिर्फ पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लेंस से देखते हैं, उससे ज्यादा हमारी नजर में पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं। मतलब It was पाकिस्तान के shocking। लिए क्लियर मैसेज दिया गया है। बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया कि हमसे तवक्को मत रखो। और दूसरा, बार बार जो अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को यह कह रहा है कि हम देखेंगे कि आप करते हैं और वो आपके एक्शंस बेस हम आगे डिसीजन लेंगे, हम बस अब डॉलरों की बारिश जो है वो हमसे एक्सपेक्ट ना करें। और इस वक्त जो एक और कंफ्यूजन है, मैं समझता हूं कि मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त बेचारा 0 पॉइंट पे खड़ा है, उसको नहीं पता कि फैसल मस्जिद जाना है या पारा जाना है, उनको कोई पता नहीं चल रहा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को यह पता चल चुका है कि चाइना फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा है, एक तो यह पता चल चुका है उनको। दूसरा, चाइना ने ओपन सिग्नल दे दिए हैं कि वो अमेरिका में पाकिस्तान की वजह से अमेरिका से रिलेशनशिप खराब नहीं करेगा। तीसरी बात, उसमें सबसे बड़ी पाकिस्तानी लोगों को पता चल चुकी है, प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोइज यूसुफ साहब को, एस्टेब्लिशमेंट को, कुरैशी साहब को, कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से चाइनीज अग्रेसिवली उसको देख रहे थे, अब वो उसको नहीं देख रहे, वो बैकफुट पर हैं। उन्होंने थोड़े से पैसे भेजे हैं कि इससे गुजारा करो, इससे आगे हम देखेंगे क्या होता है, दूसरी दुनिया क्या करती है आपके साथ। जिस तरह माजी में ये देखा जा रहा था कि मुल्ला ब्रादर जब चाइना गए, वहां के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, लग रहा था कि जी फॉरेन जंप करके चाइना आ जाएगा अफगानिस्तान में और आपका सी पैक का प्रोजेक्ट वहां भी शुरू हो जाएगा, डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी पाकिस्तान पर भी, अफगानिस्तान पर भी। वो चीजें सारी मध्यम होती नजर आ रही हैं और इसीलिए पाकिस्तान से अब चीखों की आवाज आ रही है। एक तो ये मैं बता, अच्छा साजिद साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि ये जो पाकिस्तान के साथ रवैया है, ये क्या वो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो गले की हड्डी बनता जा रहा है पाकिस्तान के लिए? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट सिर्फ एक नहीं है। खान साहब ने एक और स्टेटमेंट ये दी थी कि हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं हैं। आज आप अपनी डान अखबार देखें तो उसमें खान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका को फौरन चाहिए कि वह तालिबान अफगानिस्तान की मदद करे, पैसे दे उनको। उन्होंने मिडल ईस्ट आय को इंटरव्यू दिया, वहां फिर वो यही मिन्नतें तरले करते नजर आ रहे हैं कि मेरा, आप खुद कहते हैं हम उनके नुमाइंदे नहीं हैं। आगे आप एक तरफ ये कहते हैं कि तालिबान हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा उन पे इतना असर और सूख नहीं है, दूसरी तरफ नजर इतने तालिबान खुद पैसे नहीं मांगते जितने आप उनके लिए मांग रहे हैं। तो एक तजाद है, आपकी अपनी बात में तजाद है, आप लोगों को गलत सिग्नल देते हैं, आप अपनी आवाम को कंफ्यूज करते हैं और बार मैसेज ये जाता है कि आप 0 पॉइंट पे खड़े हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही जाना कहां है। मैं आप थोड़ा सा, मैं इसी हवाले से जब ये बात हो रही है तो मैं ये बात करना चाहूंगा, जो खान साहब ने अभी रिसेंट इंटरव्यू दिया है मिडिल ईस्टर्न आई को, उसका थोड़ा सा अब बात होगी तो मैं कहता हूं उस पर भी रोशनी डाल ली जाए। एक तो मुझे बड़ा सख्त अफसोस है कि खान साहब बार बार हर इंटरव्यू में ये खुशी से बताते नजर आते हैं, फूले समाते हैं कि देखें जी किस तरीके से पुरअमन तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ अफगानिस्तान में, इक़्तिदार। खान साहब, रिक्वेस्ट ये मेरी है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, खान साहब वहां पे इक़्तिदार ट्रांसफर नहीं हुआ, वहां से जो पिछला सदर था वो जान बचा के भागा है, बंदूक के जोर पे कब्जा किया गया है काबुल पे। खान साहब, आप प्लीज इस तरह ना किया करें, आप इस ट्रांसफर ऑफ पावर को आप इसको डिफाइन ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। एक तो ये बात करना चाहूंगा। दूसरा, उसमें ये मेरा ये इस चीज पे तजाद था कि खान साहब ने वहां पे कहा है आज भी कि वहां के 70% इनकम जो थी वो फॉरेन एड थी। खान साहब, एक तो आप बार बार आज भी आपने कहा है अमेरिका कंफ्यूज्ड है, इसको चाहिए फौरन मदद शुरू कर दे, डॉलर उड़ने, डॉलरों की बारिश शुरू हो। खान साहब, दो चीजें मुझे समझा दें आप। खान साहब, एक तो मैं समझता हूं खान साहब को फौरन चाहिए कि हिस्ट्री की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना लें पाकिस्तान में। हर इंटरव्यू में खान साहब कहते हैं कि जो बाइडन को नहीं पता, अमेरिकनों को किसी चीज का पता नहीं, हिस्ट्री का पता नहीं है, फलां को। खान साहब, आपको अगर ज्यादा पता है तो आप क्यों नहीं हिस्ट्री टीच शुरू कर दें, यूनिवर्सिटी बनाएं कोई। और खान साहब को दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूं, 70% आप कह रहे थे फाइनेंशियल एड बाहर से आए,
डॉलर आप अमेरिका को एडवाइस कर रहे हैं कि फॉरेन डॉलर भेजो, अगर आपने डॉलर अमेरिकन भेजेंगे तो अपने टर्म्स पे नहीं भेजेंगे, उनकी कोई शरायत नहीं होगी। और अगर उनकी शरायत होगी तो फिर हार्डकोर क्या करेंगे तालिबान जो साथ बैठे हैं, और जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर फौरन सबसे पहली बात आएगी कि ये अमेरिका के एजेंट है। आप गनी को कहते थे पपट गवर्नमेंट है, तो फिर जो तालिबान अभी डॉलर लेंगे अमेरिका से, तो वो पपट नहीं बनेंगे अमेरिका के। ये किस तरह की आप लोगों को एक गलत चीज गाइड कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं इसको नहीं कहूंगा। और मेरा तीसरा पॉइंट इस पे ये होगा, मुल्क फाइनेंशियल एडों पे नहीं चलते। खान साहब, अगर आप तालिबान के लिए हमदर्दी रखते हैं तो उन्हें मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं, उनको ये बताएं कि रोजाना किस तरह खाना है, वहां को इंडस्ट्री का बंदोबस्त करें, वहां पे कोई टेक्नोक्रेट भेजें। आप कहते हैं कि डॉलर बस बाहर से भेजो और वो भी खाएं और हम भी लूटें दुबई और चले जाएं लंदन की प्रॉपर्टियां खरीदें। खान साहब, इस तरह मुल्क नहीं चलते। 70% मैं अब छोटा सा आपके देखने वालों को यह बताना चाहूंगा बाहर की एड क्या होती है, इमदाद क्या होती है। इमदाद ये होती है कि आप घर में बैठे हैं, आपके पास खाने पीने की सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन आपने सालन पका लिया, रोटी के लिए आटा नहीं है तो आटा बाहर से चला गया। आपने सालन बना लिया, आपके पास मिर्चें नहीं है तो मिर्चें किसी ने दे दी, ये इमदाद होती है। लेकिन अब ये कहेंगे पूरा किचन ही आपका बाहर से बैठ कर कुछ चलाए, तो ये एड नहीं होती, ये करप्शन होती है। तो खान साहब 70% इनकम अब बाहर से आने वाली नहीं है। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान की जो टोटल इनकम थी वो फॉरेन एड से चल रही थी, तो फिर फॉरेन एड आए वहां से। अभी इस तरह नहीं होगा। अपने दोस्तों को, अपने जो अजीज हैं आपके, उनको समझाएं कि अपने खाने पीने का बंदोबस्त खुद करें। भाई थोड़ी बहुत बाहर से एड चली जाएगी, कोई वैक्सीनेशन चली जाएगी, कोई रजाइयां बिस्तरे चले जाएंगे, ये अब वो दौर नहीं रहा। अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में एक चीज बहुत कॉमन है कि दोनों में करप्शन बहुत ज्यादा है, और करप्शन इस पाए की है कि जिस तरह मैं बता रहा था कि गनी साहब सुने $169 मिलियन कैश लेके वहां से उड़े हैं, और पाकिस्तान से भी इसी तरह डॉलर उड़ रहे हैं आज। और जो डॉलर पकड़े गए वो डॉलर बिल्कुल 172-73 डॉलर को घंटों में नहीं हो गया। इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ, इस वक्त भी बहुत बड़ी तेजी से डॉलर भाग रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। और मैंने आपको कई दफा कहा है कि करप्शन रुक नहीं रही, ब्लीडिंग पाकिस्तान की रुक नहीं रही, और उसको रोकने का कोई हल खान साहब के पास नहीं है। खान साहब अकाउंटेबिलिटी की बेस पर आए थे, मदीने की रियासत का ऐसा लोगों को ख्वाब दिखाया इन्होंने, मैं समझता हूं कि, और एक डॉलर रिकवर नहीं कर सके। और इन डॉलर्स, इनकी अपनी कैबिनेट के ऊपर लोग बैठ के डाके मार रहे हैं, जो कि काबिल अफसोस है। मैं अब इससे आगे आपको क्या बताऊं। अच्छा, वो मैंने बताया था, कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि वेंडी शर्मन गई पाकिस्तान में जाके थोड़ी सी उन्होंने टोन अपनी चेंज की। उन्होंने जो पीटीवी पे एक इंटरव्यू दिया, उसने उन्हीं बातों को ट्विस्ट करके तो कह दिया कि हम अभी इस चीज में, अभी इतना हम इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि ब्रॉडर बेस हम रिलेशनशिप बनाए। वैसे मैं आखिर पे मैं ये भी कहूंगा कि इस वक्त कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकानमी स्लो हो चुकी है, अमेरिका की इकानमी भी स्लो हो चुकी है। यहां से अब डॉलरों की उम्मीद उस तरह आप ना रखें जिस तरह माजी में होता रहा है। अब यहाँ पे जो कांग्रेसमैन है वो भी चीख रहे हैं कि 20 साल हमारे साथ क्या हुआ है उस रीजन में, सेनेटर भी चीख रहे हैं, गवर्नमेंट भी बड़े स्क्रूटनी में चल रही है। जिस तरीके से अफगानिस्तान से इनखला हुआ है, जिस तरीके से अमेरिका की साख जो है उसको नुकसान पहुंचा है, आप फौरन जिस तरीके से कहते हैं कि बिलियंस डॉलर्स फिर आने शुरू हो जाएं, तो खान साहब आप मछली पकड़ने का तरीका सीखें और अपने दोस्तों को, साथियों को भी सिखाएं आप। अच्छा सर, दुनिया की सप्लाई चेन और महंगाई के हवाले से बात करेंगे, क्या आपके ख्यालात हैं इस बारे में? और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में ओगरा ने मजीद 10 रुपये पेट्रोल महंगा करने की समरी जो है वजारत पेट्रोलियम को अरसाल कर दी है। इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइस है वो 128 रुपये पर लीटर है, तकरीबन डबल में चला गया है, डबल से भी ऊपर जा चुका है ये जो आज से कोई 3 साल पहले पेट्रोल की प्राइस थी। और अगर 10 रुपये और बढ़ जाते हैं तो आप क्या समझते हैं महंगाई किस तरफ जाएगी? महंगाई के हालात जो है, मैं अमेरिका से शुरू करता हूं। अमेरिका और चाइना एक बहुत बड़ी इकानमीज है। बाकी छोटी इकानमीज तो उनका वो कहते हैं दो हाथी जब लड़ते हैं या वहां हालात खराब होते हैं तो कई छोटे मुल्कों को भी उसका नुकसान पहुंचता है। उसके हालात ये हैं, अमेरिका के अंदर भी शेल्फें खाली होती जा रही हैं। एक तो गवर्नमेंट का जो है वो सोशलिस्ट माइंडसेट है, लोगों को घर बैठ के चेक भेजे जा रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है और लोग काम नहीं कर रहे। एक तो वजह ये है। दूसरी सबसे बड़ी वजह इस वक्त चाइना के अंदर जो आप फरवरी 2020 कोविड की वजह से जो फैक्ट्रियां बंद हुई थी, तो उसमें सप्लाई चेन जिसके कई मराहल होते हैं, वो सारी सप्लाई चेन जो है वो मुतासर हो चुकी है।
इस वक्त वेस्ट कोस्ट पे लॉस एंजलिस की पोर्ट सबसे बड़ी पोर्ट है, वहां पे जब चाइना से एक प्रोडक्ट लेके शिप आता है उसको 10 दिन वेट करना पड़ता है। एक तो काम करने वाला कोई नहीं है वहां पे, उतारने वाले कोई नहीं है, और दूसरा एक तो ये वजह बन रही है कि हमारे अमेरिकन लोग काम नहीं कर रहे। दूसरा जो एक इंटरप्शन सप्लाई चेन में चाइना की फैक्ट्रियां बंद हुई थी, उसके बाद वो अभी तक कैचअप नहीं कर पाए। अब उसके देखें अवामल ये है कि अमेरिका में कई चीजों की शॉर्टेज है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, कीमतें ऊपर जा रही हैं। और चाइना क्या है, चाइना 30% दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। जब चाइना के अंदर 30% प्रोडक्ट जो है वो बननी बंद हो गई, चाइना क्या करता था, चाइना चीप प्रोडक्ट्स और लो टैक्सेस, ये सीक्रेट था उनका। अब वो जो चीप प्रोडक्ट बनना बंद हुई, प्रोडक्ट तो बनेगी दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन उनकी कीमत वो चाइना वाली नहीं होगी। तो उसका असर जो होगा पूरी दुनिया पे उसका इंपैक्ट होगा। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा एक वेव उसकी आने वाली है, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में आने वाली है। मैं पाकिस्तान पे इसलिए जोर दे के कह रहा हूं कि एक तो वो करप्शन की मार है वहां पे, और मजदूर और जो मुलाजम पेशा लोग हैं वो और उनके हालात अबतर हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो कारोबारी लोग होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस उसी वक्त एडजस्ट कर लेते हैं मार्केट की प्राइस पे, लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती। फिर करप्शन करेंगे लोग, एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, इन चीजों से होगा करप्शन मजीद बढ़ेगी, हालात खराब होंगे, मजदूर सड़कों पे आएंगे। इस वक्त भी अगर मैं कई दफा अपने प्रोग्राम के जरिए ये रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि अगर खान साहब को नजर नहीं आता तो सिर्फ एक गरीब आदमी का बजट नजर नहीं आता, वरना उनको हर चीज नजर आ जाती है। इस्लामाबाद में भी हमारे यहाँ शहर यार अफरीदी साहब आए, उन्होंने मैनहट्टन में होमलेस लोग देखे, लेकिन उन्हें इस्लामाबाद के होमलेस लोग नजर नहीं आते। अगर वो कभी काइंडली रात के वक्त ब्लू एरिया में निकलें तो जिस तरीके से लोग सड़कों पे सोए होते हैं, मेरा ख्याल में वो भी उनको देखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक जवान लड़की किसी थाने में जाके FIR दर्ज नहीं करा सकती, ये हालात हैं वहां के। इन्होंने आके यहाँ पे लंबी चौड़ी तकरीरें करके ना सिर्फ अपनी डिप्लोमेसी को खराब किया, लेकिन पाकिस्तान लोगों को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान के हालात भी देखें। और अब क्या हो रहा है, इंडियन चैनल्स और अमेरिकन चैनल्स पाकिस्तान के हालात लोगों को बता रहे हैं कि देखें ये मिनिस्टर साहब जो आके यहाँ करके गए थे, इनके अपने मुल्क के हालात देखें आप। वहां पर जिस तरीके से औरतों के साथ जो चीजें होती हैं उसमें कोई शक नहीं है। मेरा मकसद है आपने इस्लामाबाद के केसेस देख लिए हैं, नूर मुकद्दम का केस देखा है, मिर्जा साहब का केस देखा है, जो वीडियो चली है। और मेरा मकसद है, ये तो अब तो पाकिस्तान में रिवाज बन चुका है कि जिसकी कोई वीडियो बन के वायरल हो गई उसको इंसाफ मिल जाता है, दूसरे लोग वैसे ही चल रहे हैं। और सबसे बड़ी तो आखिर में बात करना चाहूंगा डॉक्टर कदीर साहब को, जिनकी फौत हुई, उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अपनी नजरबंदी के खिलाफ पड़ी हुई थी, उनको आजादी मिल गई जिंदगी से, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट से। आपने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से बात की, मैं चाहूँगी कि उनकी खिदमात और उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी आप कुछ बताएं। जो हमारे नाजरीन हैं उनको पता होना चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात थी, उन्होंने किस तरह अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो इस मुल्क के लिए वक्फ की। शाज़िया, मैं कल बहुत अफसरदा था, और अफसरदा होने की वजह क्या थी, डॉक्टर कदीर साहब के बारे में मैंने जब सुना कि उनकी वफात हो चुकी, मुझे पता था कि वो काफ़ी अरसे से शदीद अलील थे वो, लेकिन जी बिल्कुल, डॉक्टर कदीर साहब एक ओवरसीज पाकिस्तानी थे, और किस तरीके से उन्होंने कौम को क्या दिया और कौम ने किस तरीके से उनको इबरत का निशान बनाया। और वो इबरत का निशान इस तरह बने हैं, उनका माजी देखें। एक तो मैं समझता हूँ भोपाल से थे, उनकी पैदाइश भोपाल में थी, हाई स्कूल उन्होंने इंडिया भोपाल से किया। 1952 में वो शिफ्ट होकर पाकिस्तान आए। उनके वालिद साहब एक स्कूल टीचर थे, वो एक स्कूल टीचर थे, और वो इसीलिए उनको तालीम का जुनून की हद तक शौक था। और मैं जब भी उनके पुराने इंटरव्यू देखता हूं तो बच्चों को यही बताते नजर आते थे कि तालीम तालीम तालीम। और अब मैं उस पर बताना चाहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उनकी मेटल पे उनकी PhD थी, मेटल साइंसेस में, जर्मनी में आके पढ़ते रहे, हॉलैंड में, बेल्जियम में। और वो जिस तरीके से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान को आज जिस तरीके से अब छाती चौड़ी करके कहते हैं हम ये कर देंगे, इसके पीछे कदीर साहब थे, डॉक्टर कदीर साहब। मैं जब देख रहा था, रिसर्च कर रहा था कि उनको नजरबंदी से पहले जो एलिगेशन, जिस तरीके से उनको एक स्केपगोट बनाया गया, उनको निशाना बनाया गया,
उसमें मैंने जब देखा तो उनके उनके बारे में यह बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया के दौरे करते रहे, उन्होंने लीबिया को बेचते रहे, एटमी राज ईरान को बेचते रहे। मैं ये पाकिस्तानियों से दो क्वेश्चन करूंगा। उनका घर देखा आपने? फैसल मस्जिद के बिल्कुल सामने E7 में वो रहते थे, क्योंकि मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, ला स्कूल में, ला स्कूल। वहां पे मैंने आज तक, जब मैं जवानी में पढ़ रहा था, हाईली सिक्योर्ड एरिया, और वो बंदा नॉर्थ कोरिया चला गया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला। वो बंदा लीबिया और ईरान में हर चीज बेचता रहा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता नहीं चला। पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पत्ता नहीं हिल सकता एजेंसियों की मर्जी के बगैर। लेकिन आपने अपने मौसम को तो गंदा करके नजरबंद कर दिया, तो दूसरे लोगों ने जिन्होंने उनके साथ पैसे बनाए थे, वो आज किधर है? वो किधर है? मुझे ये नजर नहीं आता, मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि अगर डॉक्टर कदीर साहब ने इतना पैसा बनाया है, वो किन अकाउंटों में गया? वो पैसा वो कहां पड़ा है पैसा? वो उन्होंने जो इतने इतने बड़े सीक्रेट बेचे, राज बेचे, तो वो पैसा कहां गया है? आज आप नवाज शरीफ के सारे अकाउंट ढूंढ लेते हैं, आप उनके ऊपर कमीशन बना के हर चीज ढूंढ के ले आते हैं, लेकिन एक मोहसिन पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान को वकार दिया, इज्जत दी, उस पे आपने कोई रिसर्च नहीं की। एक ओपन क्वेश्चन है, वो बिल्कुल आपने कौम को छोड़ दिया। और जिस तरीके से मैं ये तजलील समझता हूं, मैं आज शर्मिंदा हूं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन कि उनके जनाजे में खान साहब नहीं गए, उनके जनाजे में हमारे बाजवा साहब नहीं गए, और जिस तरीके से उनकी F8 के अंदर, F8 कब्रिस्तान कोई के भी अंदर हुकूमती शख्सियत नहीं जा सकी। मैंने उनकी कब्र की तस्वीर फेसबुक पे शेयर की है। वो शान है। वो ईंटें जो लगी उस कब्र के अंदर, वो सारा कुछ, जिस तरीके से उनकी डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी, ये मोस्टली मैं समझता हूं कैद आजम के बाद दूसरा एहसान जो पाकिस्तान पे है, वो डॉक्टर कदीर का है। आपने बताया है कि यहां जो आएगा पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर कुछ करने के लिए, हम उसको इस तरीके से इबरत का निशान बनाएंगे। मेरी बच्ची यहां पे, मेरी अपनी बच्ची जो है, वो शी इज वर्किंग ऑन PhD इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग, और बड़े सेंसिटिव प्रोजेक्ट पे काम करती है। मेरा मकसद, वो पाकिस्तान गई थीसिस लिखने के लिए, उसकी एक अलग स्टोरी है। जिस तरीके से यहां पे एक रवाज बन चुका है, शाजिया, मैं शेयर करना चाहूंगा, वहां अगर आप लूटने की नीयत से, लूटने की नीयत से जाएं, तो आपको फेडरल कैबिनेट में मिनिस्टर रख लिया जाता है। यहां आप लीडरों के खाने पकाएं और लीडरों की गाड़ियां चलाएं अमेरिका और इंग्लैंड में, तो आप पाकिस्तानी कैबिनेट का आप हिस्सा बन जाते हैं, आप लीडर बना दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान को अगर आप पाकिस्तान के लिए कौमियत, नेशनलिज्म लेकर जाएं, आपको सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। मेरी बच्ची को इसलिए वहां से ऑलमोस्ट शी केम बैक टू रिजेक्टेड। लेकिन इस तरह नहीं होगा। मुझे आज किसी ने पूछा कि ताड़ साहब, आप हमेशा दुखी नजर आते हैं, इसका हल क्या है आपकी नजर में? तो मैंने दो फिक्रों में जवाब दिया था, नेशनलिज्म एंड फियर ऑफ गॉड, खौफ खुदा। ये अगर दो चीजें पकड़ लें, मैं समझता हूं दुनिया की हर चीज को आप कांकर कर सकते हैं। और इन दो चीजों का फुकदान है इस वक्त पाकिस्तान में, ना नेशनलिज्म है, ना खौफ खुदा है। तो इन चीजों के बगैर खान साहब तस्बीह से, मदीने की रियासत से अपनी कैबिनेट की सफाई नहीं करनी, तो ये कौम किस तरह बचेगी? मेरे ख्याल में आज भी आप डॉक्टर कदीर साहब के जनाजे में नहीं गए, लेकिन अपने वुजरा को कहते हैं वहां चले जाएं। फिर दूसरी तरफ आपके एक वजीर ने बयान दिया है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से खान साहब नहीं आए। तो खान साहब, अगर सिक्योरिटी का खतरा था, तो खान साहब अपने वजीरों को क्यों कहते रहे कि आप चले जाएं, आप खतरे में चले जाएं? और फिर आपने प्रेसिडेंसी में या वजीर आजम हाउस में सीरतुन नबी का जलसा करा के फिर वो लोगों को आपने रियासत मदीना का लेक्चर दिया। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि करप्शन आपकी कैबिनेट में किस तरीके से बुरी तरीके से इन्वॉल्व है, रिंग रोड के हालात क्या हैं, और दूसरे हालात आपने उसको सीरियस नहीं लिया। तो इस तरह। और दूसरा ये है कि अगर इस वक्त आप ये चाहते हैं कि तालिबान का कुछ बने, कुछ करें, तो आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। आप टेक्नोक्रेट यहां से भेजें पाकिस्तान से, उनको बताएं कि इंडस्ट्री किस तरह लगानी है भाई, वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह करना है, अपने पांव पे किस तरह खड़ा होना है। लोगों की जेबों पे ना देखें। अब अमेरिका इतना, ना उनके पास वाफर पैसे हैं, तो ना वो देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 20 साल देख लिया है कि वहां से क्या हुआ है। उन्होंने बिल्कुल हर सेनेटर, आपने अपने मिडल ईस्टर्न आई पे जो आपने मिडल ईस्ट आई में जो इंटरव्यू दिया है, आपने उसमें क्लियरली कहा है कि आपने सेनेट की यहाँ पे हियरिंग सुनते रहे हैं। आपने देखा होगा कि रिपब्लिकन सेनेटर अपने जर्नैलों से क्या पूछते रहे हैं, उनसे बिल्कुल वो सवाल पूछते रहे हैं कि 2001 से लेकर 2020 तक किस तरीके से पाकिस्तान सेफ हेवन बनाता रहा है। हम वहां अफगानिस्तान में लड़ते थे तो लोग छुप के आ जाते थे पाकिस्तान,
पाकिस्तान उनको प्रोटेक्ट करता था। या तो आप उनको डिनाई करें, पूछें, बताएं भी किस तरह ये गलतफहमियां पैदा हुई। 20 साल 20 साल। आज आपके स्टेटमेंट, एक और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है आपके कि पाकिस्तान ने पिछली 2 जंगों में बहुत नुकसान उठाया। और नुकसान किधर उठाया खान जी? आपने दुबई में प्लाजे देखे हैं आपने कभी? लंदन की प्रॉपर्टियां देखी हैं? मरा तो गरीब का बच्चा है जो सड़कों पे पड़ा पाकिस्तान में। आपकी ऊपर वाली एलीट जो सारी, वो तो सारी की सारी दुबई बैठी। पाकिस्तानियों के पास जितना पैसा है, आपका जो अगले दिन आया पंडोरा, आप देखें, आप कंपेयर करें आपके इंडिया के साथ की आबादी, उनके 300 350 है, आपके 700 है। आदि क्या 700 बंदा पाकिस्तानी शामिल उसमें। वो इशारे तो सारी दुनिया के पास पड़े हैं, खुला चिट्ठा तो सबके पास पड़ा है। नजर नहीं आता तो सिर्फ जो मेरा ख्याल है 1000 बंदा है इस वक्त पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में या बड़े शहरों में जो बैठा है, जो डिसीजन मेकर है, उनको नजर नहीं आता। और वो लूटने में इतने बिजी हैं कि जिसकी हद को नहीं। मैंने आपको बताया कि इस वक्त जितनी करप्शन हो रही पाकिस्तान में, मेरे जैसे बंदों को सिफर ही नहीं याद आते कि उसमें आखिर में सिफर कितने लगते हैं। ये हालात हैं आपके। और मैं दुआए खैर यहाँ पे हम ये ना समझे कि लोगों को पता नहीं है। हर बंदे के हाथ में इस वक्त कंप्यूटर है, हर बंदे को पता है, लेकिन बेहिस कर दिया गया है उनको इस तरीके से, उनको भूख या महंगाई के हथियार के साथ इस तरीके से मारा जा रहा है। और करप्शन के लिए आप सब ने जो इत्तेहाद कर रखा है, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। मैंने आगे बताया था कि जब आप हराम खिलाते हैं औलाद को, वो नूर मुकद्दम के केस बनते हैं फिर आगे। मैं इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच साजिद साहब, हमेशा की तरह आपका तज्जिया बहुत ज़बरदस्त था। और ख़ास तौर पे जो करप्शन के बारे में आप बात करते हैं, उससे मैं भी 100% मुत्तफ़िक हूँ। और मेरा ख्याल है हमारे जो देखने वाले हैं वो भी इस चीज़ से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि जिस तरीके से करप्शन हो रही है, पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में हम कुछ और जो करंट इश्यूज़ होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और साजिद तारिर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।